हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं रज़ी अख्तर केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ और ये 5th चैप्टर हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को 11th क्लास का ये 5th चैप्टर है बच्चों। इसमें बहुत कुछ आप स्टडी करेंगे। तो चूँकि जैसा कि आप जानते हो स्टेट्स ऑफ मैटर में गैस, सॉलिड एंड लिक्विड ये तीन मेन स्टेट्स होते हैं मैटर के। इसमें हम लोग पहले स्टडी करेंगे अबाउट गैस और उस गैस की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए जो लॉज दिए गए हैं उनको हमें डिटेल स्टडी करना होगा। तो जो सबसे पहला लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये बहुत ही फेमस है, आप जानते होंगे, दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ और आप कह सकते हो रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो प्रेशर का वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा या वॉल्यूम का प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हो, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर देते हो। तो इनको स्टडी किया किसने? बॉयल्स ने। और इसने एक लॉ इंट्रोड्यूस किया जिसका स्टेटमेंट है बच्चों कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर volume of the given mass of a gas is inversely proportional to its pressure। कोई गैस आप लीजिए जिसका मास आपको पता होना चाहिए, मीन्स के नंबर ऑफ मोल फिक्स होने चाहिए। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, आप भी जानते हो बच्चे। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर volume of the given mass is inversely proportional to its pressure। ये आपका स्टेटमेंट था। इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहोगे तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड गिवन मास। तो जैसा कि आप जानते हो बच्चे, अगर आप इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट यूज करना होगा। तो अब v इक्वल टू के इंटू 1/p आ गया। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वॉल्यूम एंड प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम एंड प्रेशर को अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो आप बॉयल्स लॉ को ऐसे भी कह सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी कह सकते हो। तो अगर आप इस वॉल्यूम को चेंज करोगे तो प्रेशर चेंज होगा, ये तो चेंज नहीं होगा ना। तो हमने V1 किया तो ये P1 हो गया, इसको V2 किया तो P2 हो गया, लेकिन ये कांस्टेंट रहा सेम। तो इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया और एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख दिया बच्चों, दैट इज V1 P1 इक्वल टू V2 V2। ये कहलाएगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। तो V1 यहां पे क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। P1 क्या है? इनिशियल प्रेशर। अब आप इन दोनों में किसी एक में चेंज करो, बढ़ाओ या घटाओ, तो V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम। और P2 क्या है? फाइनल प्रेशर। इस K को क्या कहते हो? एक कांस्टेंट है जिसको आप कहेंगे बॉयल्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चों। तो V1 P1 इक्वल टू V2 P2। V1 इज व्हाट? इनिशियल वॉल्यूम। P1 इनिशियल प्रेशर। V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम। P2 क्या है? फाइनल प्रेशर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब आइए नेक्स्ट है जिसको आप कहते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ से अगर आपको बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करोगे? तो देखिए, प्रेशर वॉल्यूम के बीच एक पैराबोलिक ग्राफ आएगा, आप जानते हो बच्चे, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसको आइसोथर्म कहते हैं, जैसा कि आप जानते हो। तो आप इसको आइसोथर्मल ग्राफ भी कह सकते हो। समझ रहे हैं? आइसोथर्मल ग्राफ का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर आपने क्या रखा? कांस्टेंट रखा बच्चों। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे हमने वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच ग्राफ ड्रॉ किया। तो ये T1 T2 T3 T4 पे आया। अब आपसे सवाल पूछेगा कि इनमें रिलेशन बताओ, T1 T2 T3 T4 में रिलेशन बताओ। तो इसके लिए आप क्या करोगे? कैसे पता चलेगा कि T4 ज्यादा है और T1 कम है? नहीं, तो इसके लिए एक काम कर सकते हो बच्चे, जैसे एक इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू NRT।
तो यहां से क्या करो, आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो। इस पॉइंट पे हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ, और प्रेशर एंड टेम्परेचर में रिलेशन निकाल लो। तो देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट आपने कर दिया, एन और आर पहले से कांस्टेंट है, दैट मींस कि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब आप देखिए इस पॉइंट पे मान लो प्रेशर P1 है, इस पे P2 है, इस पे P3 है और इस पे P4 है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसीलिए T4 आपका मैक्सिमम हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? तो T4 मैक्सिमम टेम्परेचर है बच्चों, T1 मिनिमम टेम्परेचर है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे आइए, अगर आपने प्रेशर एंड 1/V, तो 1/V करोगे, ये आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, तब तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। भाई आप ये भी कह सकते हो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सिमिलरली 1/P और V के बीच ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा। यहां भी कांस्टेंट है क्या? टेम्परेचर। फोर्थ ग्राफ ये है कि अगर आपने प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले लिया, तब तो ये इक्वल टू कांस्टेंट होता है। आप जानते हो PV इक्वल टू आपने कांस्टेंट लिखा था। तो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेकर अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे या प्रेशर बढ़ाओगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो दीज 4 ग्राफ्स एक्चुअली रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ। ये 4 ग्राफ बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। तो अगर आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ, और ये चारों ऑप्शन हो, तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब आइए रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर। विद द हेल्प ऑफ दिस बॉयल्स लॉ अब आपको डेंसिटी एंड प्रेशर के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करना है बच्चों। बहुत आसान है, देखिए लेट्स सी के वी हैव P1 V1 equal to P2 V2. This is what the mathematical statement of Boyle's law. P1 V1 equal to P2 V2. Here density represent mass by volume. Density equal to mass by volume आप जानते हो। तो जैसा कि आप जानते हो मास को तो हमने कांस्टेंट रखा है ना, मास कांस्टेंट है, तो V1 equal to m upon d1 और V2 equal to m upon d2। अब इस m को हमने चेंज किया नहीं, अब V1 V2 के बदले आप m upon d1 m upon d2 फिट करो, तो देखिए यहां से mm कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपको क्या मिला बच्चे? P1 upon d1 इक्वल टू P2 upon d2। अब इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। भाई इनिशियल प्रेशर, इनिशियल डेंसिटी गिवन है, फाइनल प्रेशर और फाइनल डेंसिटी आ गया। तो इनमें 3 चीजें आपको दी जाएगी, चौथी आपको कहेगा फाइंड कर लो, तो कर लेना इस फॉर्मूला से। ठीक है, क्या आप ये लिख सकते हो कि द रेशियो प्रेशर एंड डेंसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप एक स्टेटमेंट और दे सकते हो बच्चों कि thus एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटाओगे डेंसिटी घटेगी। गेटिंग और नॉट? अब आइए हेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी को हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया बच्चों कि हेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये स्टेटमेंट देख लिया आपने। अब आपसे एक सवाल पूछा गया है बॉयल्स लॉ पे, बहुत ही आसान सा, कि गैस इज प्रेजेंट एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm, what should be the increase in pressure so that volume of the gas can be decreased by 1/4 of initial value if the temperature is maintained constant। तो जैसे ही टेम्परेचर कांस्टेंट किया गया और प्रेशर एंड वॉल्यूम की बात हुई, तो आप समझ लेना कि यहाँ पे हमें बॉयल्स लॉ यूज करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या गिवन है देखो। एट गैस इज प्रेजेंट एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm। इनिशियल प्रेशर आपको मिल गया बच्चों 2 atm। व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन प्रेशर सो दैट वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन बी डिक्रीज बाय 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो जस्ट सपोज इनिशियल वैल्यू आपको VmL है या V लीटर है, तो फाइनल क्या हो जाएगा V/4 बस। अरे अब देखिए सॉल्व हो गया। तो आपके पास P1 की वैल्यू कितनी? 2 atm, बताइए। V2 की वैल्यू कितनी? V मान लेते हैं, तो V1 V है, तो V2 क्या हो जाएगा V14, और आपको P2 पता करना है। तो V1 P1 इक्वल टू V2 P2 लगा दिया आपने। मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ।
तो V1 के बदले V लिखा, V2 अपॉन 4, तो V1 V कैंसिल आउट हो गया। देखिए बच्चे, तो प्रेशर आ गया आपका 8 atm। तो पहले प्रेशर कितना था 2 atm, अब कितना है 8 atm। तो कितना से इंक्रीज हुआ 6 atm से। यही आपसे सवाल पूछा गया था कि अगर आप इनिशियल वॉल्यूम को 1/4 टाइम डिक्रीज कर देते हो और अगर आपका इनिशियल प्रेशर 2 atm है तो फाइनल प्रेशर बताइए। तो फाइनल प्रेशर कितना से इंक्रीज हुआ बताइए। फाइनल प्रेशर तो आपका 8 atm आया, तो पहले कितना था भाई 2 था, अब कितना हो गया 8। तो इंक्रीमेंट कितने से हुआ 6 atm से। तो योर आंसर विल बी 6 atm। अब आइए बहुत ही जबरदस्त इंपोर्टेंट लॉ, नाम है इसका चार्ल्स लॉ, और आप कह सकते हो कि रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, कहां पे, तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड गिवन मास ऑफ द गैस। ये आपको बताएगा कौन, चार्ल्स लॉ। तो जरा इसका स्टेटमेंट सुनिए। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि एट कांस्टेंट प्रेशर volume of the given mass of the gas increases or decreases by 1/273 per degree rise or fall of temperature। कहा कि अगर किसी गैस को किसी वॉल्यूम पे किसी टेम्परेचर पे रख लो आप, उनका अपना वॉल्यूम अपना टेम्परेचर होगा। अब अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाओगे या 1 डिग्री से घटाओगे तो जो इनिशियल वॉल्यूम होगा आपका 1 डिग्री से बढ़ाने पे 1/273 टाइम्स बढ़ जाएगा और घटाओगे तो इतना टाइम्स वो घट जाएगा। 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर करने पे नहीं। तो इसी को अगर हम लोग मैथमेटिकली कोशिश करें समझने की, तो देखिए मान लेते हैं बच्चों कि लेट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्रीज V0। 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई गैस है जिसका वॉल्यूम V0 है, मान लिया। अब वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 1 डिग्री, तो मैंने कहा कि 1 डिग्री जो इनिशियल है उसका 1/273 टाइम्स बढ़ेगा। तो V0 प्लस V0/273 इसका 1/273 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ। तो ये तो आपने 1 डिग्री पे किया, 10 डिग्री पे करते तो 50 पे करते तो इनटू दैट टेम्परेचर। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस एट T डिग्री सेल्सियस, तो T से मल्टीप्लाई होगा। तो V इक्वल टू V0 प्लस V0 T/273 हुआ बच्चों। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द गैस एट गिवन टेम्परेचर। ये डिग्री सेल्सियस में याद रखना, इतने पे ये वॉल्यूम आएगा। क्या आप समझ पा रहे हो? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। जनरली ये देखा गया है कि आपको डायरेक्ट एक स्टेटमेंट दे देगा टेम्परेचर और वॉल्यूम में, नहीं। इसका जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है और जो भी गिवन मास ऑफ द गैस है उसके वॉल्यूम टेम्परेचर को अगर आप 1 डिग्री से बढ़ाओगे या घटाओगे तो जो भी आपने वॉल्यूम लिया है इनिशियल वॉल्यूम उसमें 1/273 टाइम्स इंक्रीमेंट होगा, या घटाओगे तो घट जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां पे बताया कि मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ गैस है 0 डिग्री पे, क्या है बच्चों V0 है, मान लो 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 50 डिग्री है, वोट जो भी हो, सॉरी ml है। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 1 डिग्री क्या होगा, तो 1 डिग्री से बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ा, अगर घटाते तो -1 डिग्री पे अगर पूछता तो माइनस हो जाता वहां पे। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस एट T डिग्री सेल्सियस, तो इंक्रीमेंट कर दीजिए आप, T डिग्री से T से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप देख लीजिए कि वॉल्यूम इक्वल टू 273 V0 प्लस V0 T/273 हुआ। इसमें से हमने V0 कॉमन ले लिया तो अब आपको ये एक टर्म मिल गया, ठीक है। इसी को आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हो, केल्विन टेम्परेचर कहते हो। तो V इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, V0/273 इंटू T, सिंस दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर is equal to 273 plus T डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया जाए तो उसमें 273 ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वॉल्यूम आप देखिए यहाँ पे V0 और 273 दोनों क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये दोनों कांस्टेंट है बच्चों, अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, तो देखिए ये वैल्यू क्या हो गई
कांस्टेंट हो गई, तो क्या आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि V इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T, है ना, दैट मींस कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट T, तो V बाई T इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, कांस्टेंट, तो आप लिख सकते हो V1 T1 इक्वल टू V2 T2, तो V1 क्या हो गया, ये हो गया आपका इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, समझ रहे हैं आप, और T1 क्या हो गया, इनिशियल टेम्परेचर, देख लीजिए। उसी तरह से V2 क्या हो गया, फाइनल वॉल्यूम, और T2 क्या हो गया बच्चे, फाइनल टेम्परेचर। गेटिंग और नॉट, तो V1 है इनिशियल वॉल्यूम, T1 है इनिशियल टेम्परेचर, V2 है फाइनल वॉल्यूम एंड T2 है आपका फाइनल टेम्परेचर। अब देखिए, अब इस स्टेटमेंट को आप और क्या कह सकते हो कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम of the at constant pressure volume of the given mass is directly proportional to absolute temperature, है ना, तो ये आ गया स्टेटमेंट एक आपका। अब इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करोगे तो देखो बच्चे, ये T डिग्री सेल्सियस है और ये आपने वॉल्यूम लिया, तो अगर आप टेम्परेचर कम करते जाओ तो वॉल्यूम भी कम होगा। अब इस टेम्परेचर पे जाकर माइनस 273.15 पे डिग्री सेल्सियस पे आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर अब इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम आपका जीरो हो गया। इसी मिनिमम टेम्परेचर को जो माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस है, आप इसे केल्विन टेम्परेचर कहते हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हो। तो हियर वी हैव एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो इट इज theoretically possible temperature at which volume of almost all gases becomes zero, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 273। जो आपके पास फॉर्मूला था V इक्वल टू क्या था बच्चे, V नॉट अपॉन 273, है ना, V नॉट अपॉन 273, और क्या था, देखिए ये इसमें एक काम करते हैं, अगर आप इस टेम्परेचर को माइनस 273 पिट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर अब आप इससे कम नहीं कर सकते, तो ये मिनिमम टेम्परेचर है जहां तक वॉल्यूम आपका सर्वाइव करेगा। इस टेम्परेचर पे जाके वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो हो जाएगा। तो इसी टेम्परेचर को आप स्पेशल नाम दोगे, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर और केल्विन टेम्परेचर। और इस पॉइंट को ही हम जीरो केल्विन कोड कर देंगे। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो इट इज theoretically possible temperature at which volume of almost all gas becomes zero. It is equal to what, 0 Kelvin और माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब सवाल यह है कि व्हाट द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड डेंसिटी। क्या आप इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर और डेंसिटी में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो? तो फिर से आइए चार्ल्स लॉ देखते हैं। क्या है हमारे पास बच्चों कि V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो डेंसिटी वॉल्यूम क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। तो V1 इक्वल टू m बाई D1 और V2 इक्वल टू m बाई D2। तो इस V1 और V2 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो m अपॉन D1 अपॉन T1 m अपॉन D2 अपॉन T2। तो जब सॉल्व करेंगे तो mm तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नीचे आएगा भाई। फिर जब आप ऊपर लेके जाओगे तो D1 T1 इक्वल टू D2 T2 हो गया। इसका मतलब ये है कि डेंसिटी और टेम्परेचर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दैट मींस कि डेंसिटी एंड टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कह सकते हो कि एट कांस्टेंट प्रेशर डेंसिटी ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। गेटिंग और नॉट, टेम्परेचर बढ़ाओगे डेंसिटी घटेगा। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट, और जो फोर्थ लॉ है आपके पास गैलुसेक लॉ। एक्चुअली में इसमें हम रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाले हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर में। बच्चों स्टेटमेंट क्या है आप इसका देख लीजिए। स्टेटमेंट है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड गिवन मास ऑफ द गैस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आप देखिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ पे वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखना होगा।
तो इसको आप पी वाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट कह सकते हो। तो मैथमेटिकली जो स्टेटमेंट आएगा दैट विल बी व्हाट पी वन टी वन इक्वल टू व्हाट पी टू टी टू, बताइए हाँ या ना। तो पी वन टी वन इक्वल टू क्या आ गया, पी टू टी टू। पी वन क्या है, इनिशियल प्रेशर, टी वन क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, पी टू क्या है, फाइनल प्रेशर, और टी टू क्या है, फाइनल प्रेशर। समझ रहे हो बच्चे। तो इससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना हो तो देखिए बच्चे, प्रेशर एंड टेम्परेचर में हमने ग्राफ ड्रॉ किया है एट कांस्टेंट व्हाट, यहाँ पे वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा है। तो अब आपको अगर ये पता करना हो कि V2 V3 V4 V3 V2 V1 में क्या रिलेशन है, कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो फिर आइए वही एक कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। PV इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, nRT, PV इक्वल टू nRT। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, n पहले से ये सारे कांस्टेंट हो गए, तो प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये P1 ये P2 ये P3 ये P4, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा। तो ये V1 क्या हो गया, मिनिमम, और V4 क्या हो गया, मैक्सिमम। दैट्स वाई हमने ये लिखा, देख लीजिए। तो V4 आपका मैक्सिमम है, नीचे मैक्सिमम है, ऊपर मिनिमम है, ठीक है, गॉट इट। अब आइए, कहा गया कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 एट STP, एट व्हाट टेम्परेचर इट्स डेंसिटी विल बी 14, कंसीडर दैट प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो डेंसिटी ऑफ O2 इज 16 इनिशियली, देख लीजिए, at STP standard temperature and pressure, what at what temperature its density will be 14, consider that the pressure remain constant। तो जरा आप सोच सकते हैं, सोच के दिखाइए बच्चे। कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, तो लेट्स सी। देखिए आपके पास रिलेशन क्या था बच्चों, D1 इक्वल टू D2 T2। इनिशियली डेंसिटी कितना था, 16, और आपने चूंकि STP लिया, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे जो टेम्परेचर लेंगे दैट विल बी 273। तो D2 एंड यहाँ से D2 की वैल्यू गिवन है 14, आप सॉल्व कर दिए, T2 की वैल्यू 312 केल्विन आ गया बच्चे। तो अब आपको इसको डिग्री सेल्सियस में बताना हो तो इससे क्या करो, 273 माइनस कर दो, तो आपको ये T2 टेम्परेचर मिल गया, ठीक है। फिर आइए, 300 ml ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड टू -3 डिग्री सेल्सियस, एट व्हाट प्रेशर द फाइनल वॉल्यूम इज, एट कांस्टेंट प्रेशर द फाइनल वॉल्यूम इज। तो 300 ml गैस है आपके पास, मींस वॉल्यूम आपका 300 ml है, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है। अब कह रहा है कि 300 केल्विन को कूल कर, 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन ही होता है, उसको कूल करके हम ले गए कहां पे, -3 डिग्री सेल्सियस पे एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप बताइए फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो कैसे सॉल्व करेंगे, V1 T1 इक्वल V1 T1 गिवन है, T2 V2 गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर में रिलेशन लगा दीजिए आप, मीन्स यहाँ पे चार्ल्स लॉ लगाते हैं बच्चे। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है आपका वो V1 T1 इक्वल टू V2 T2। तो 300 अपॉन 300 V2 अपॉन 270, तो सॉल्व करने पे V2 इक्वल टू क्या आ गया आपको, 270 ml, गेटिंग और नॉट। अब आइए जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोज लॉ, ये फिफ्थ लॉ है आपका गैसेस लॉ में। तो स्टेटमेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नहीं, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये इसको हम गिवन मास को हटा देते हैं बच्चे, वॉल्यूम ऑफ द गैस is directly proportional to, is directly proportional
प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, या ये कह सकते हो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपने कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों कर दिया तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए आपके पास ये दो कंटेनर है, इस कंटेनर का आप वॉल्यूम ले लीजिए मान लो 1 लीटर, इसका भी वॉल्यूम ले लीजिए आप 1 लीटर, इसका प्रेशर रखो आप 1 atm, इनका भी प्रेशर रखिए आप इक्वल टू 1 atm, इसका टेम्परेचर ले लो 27 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मान लो इसमें 10 मोल है, 10 मोल्स गैस है, तो इसमें भी 10 ही मोल्स होंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर इसमें 1 मोल है तो इसमें भी 1 मोल होगा, इसमें 50 मोल है तो इसमें भी 50 मोल होंगे। नहीं, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। ये है बच्चों स्टेटमेंट फॉर अवोगाड्रोस लॉ। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू K इंटू एन, तो V1 इक्वल टू K। अब आप देखिए इसका मतलब यह है कि V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ गया। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो ऐसे ही आएगा, N बाई V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका गैसेस लॉ, गैस लॉज है ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है, तो देखिए जैसा कि बॉयल्स लॉ में हमने क्या देखा बच्चों कि बॉयल्स लॉ में हमने वॉल्यूम एंड प्रेशर में रिलेशन एस्टेब्लिश किया, चार्ल्स लॉ में हमने वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में रिलेशन एस्टेब्लिश किया, एवोगाड्रोस लॉ में हमने वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशन एस्टेब्लिश किया, और प्रेशर एंड टेम्परेचर को हमने कोरिलेट किया इन गैलुसेक लॉ। नहीं, तो ये 4 लॉ बेसिकली गैस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में हेल्प करेगा कि जो इनके पैरामीटर्स हैं वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, नहीं इनको बढ़ाने और घटाने पे क्या फर्क पड़ेगा, इनको बढ़ाने और घटाने पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, ये आपको बताएगा दिस गैसेस लॉ। तो एक बार फटाफट जैसे हम रिपीट करते हैं, बॉयल्स लॉ में क्या कहा गया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मीन जो ग्राफ बनेगा उसका आइसोथर्मल ग्राफ बनेगा, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर गिवन मास ऑफ द गैस, गिवन मास का क्या मतलब है वो अभी आप समझेंगे। नहीं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जहां थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप, दैट इज बैलून। अब आप ये बताओ, बैलून में आप एयर फिल करते हो तो बैलून का साइज बढ़ेगा या घटेगा, तो आप कहोगे ऑफ कोर्स बढ़ेगा, दैट मीन्स वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो जैसे जैसे आप बैलून में एयर फिल करोगे वैसे वैसे बैलून का वॉल्यूम बढ़ेगा। अब सवाल यह है व्हाट अबाउट प्रेशर, प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चे। तो अगर आप बॉयल्स लॉ को देखते हो तो आप बोल दो घटेगा, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, अरे जैसे जैसे आप एयर फिल करोगे वैसे वैसे उसमें प्रेशर बढ़ेगा ना, तभी सम एक्सटेंट के बाद वो फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है भी, नहीं इसका मतलब प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। ये तो बॉयल्स लॉ नहीं कहता, बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर को घटना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली यहाँ पे नहीं हो रहा। नहीं तो क्यों नहीं हो रहा, तो अगर आपसे कोई इस तरह के क्वेश्चंस पूछे, खासकर वाइवा वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या लॉजिकली एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछे, तो अब आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो देखो बच्चे, आपको ये बताना होगा कि बॉयल्स लॉ ने कहा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड गिवन मास। गिवन मास का मतलब मोल भी कांस्टेंट होना चाहिए,
अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन आप तो उसमें मोल्स बढ़े जा रहे हो, नहीं, तो यहाँ पे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ काम नहीं करेगा। फिर एक बार एक काम करो, जितना एयर फिल करना है फिल करके आप उस बैलून को बंद करके ऐसे घुमाओ, तो आप देखेंगे प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, फिर काम करेगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को आपने कर दिया क्या, फिक्स। तो क्या ये समझ पा रहे हैं भाई? सिमिलरली चार्ल्स लॉ आपने देखा कि चार्ल्स लॉ में फाइनली हमने वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर में रिलेशन एस्टैब्लिश किया कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और घटाओगे तो घट जाएगा। ठीक उसी तरह से आपने वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशन एस्टैब्लिश किया कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स पे क्या फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम घटाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इन 4 लॉज को आप अच्छे से रिवाइज करके पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इन चारों लॉज को कंबाइन करके जो आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है वो स्टडी करेंगे और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप खूब पढ़ाई करिए और अपना ख्याल भी रखिए। बाय।